नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चित्रा सिंह और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। वक्त हो चला है टॉप 3 बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे 10 बड़ी खबरों पर। पीएम मोदी बोले, भारत के लिए आज ऐतिहासिक दिन, 90% लोगों को लग गई कोरोना वैक्सीन की पहली डोज। कोरोना के कारण टली टाइगर 3 की शूटिंग, कुछ दिनों के बाद दिल्ली आने वाले थे सलमान कटरीना। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, मास्क नहीं तो पेट्रोल डीजल ना दे पेट्रोल पंप। एससी ने पीएम के दौरे का रिकॉर्ड एकत्र करने का दिया निर्देश, सुनवाई पूरी होने तक केंद्र व राज्य की समितियां नहीं करेंगी कोई कार्रवाई। बंगाल को बड़ी सौगात, पीएम मोदी ने किया चितरंजन कैंसर संस्थान के दूसरे परिसर का उद्घाटन, बोले कई नागरिकों को मिलेगी सुविधा। आखिर जावेद हबीब ने मांगी माफी, ब्यूटिशियन पूजा ने दर्ज कराया मुकदमा, पूरे देश में वायरल हो रहा है। केंद्र ने अब तक राज्यों को पहुंचाई 150 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की खुराक, 18 करोड़ अभी राज्यों के पास। तेजस्वी के ऑफर से जेडीयू खुश, आरजेडी के नेता बोले, एक हफ्ते के बाद बिहार में आएगा बड़ा सियासी भूचाल। एम्स में सभी कर्मचारी हुए कोरोना पॉजिटिव, रूटीन भर्ती पर रोक, गैर जरूरी सर्जरी भी की गई बंद। ओमिक्रॉन वेरिएंट के नाखून और होंठ पर भी देखे जा रहे हैं लक्षण, आपात चिकित्सा की हो सकती है जरूरत। लापरवाही की हदें हुई पार, भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री अरविंद मेनन हुए कोरोना संक्रमित, फिर भी फ्लाइट से गए दिल्ली। उत्तराखंड में उच्च हिमालय क्षेत्र के गांव बर्फ से ढक चुके हैं, देहरादून में धूप और बादलों के बीच लुका छिपी जारी। पंपी जैन का इत्र का कारोबार, 40% कच्चे पर्चे में फर्जी बिलिंग के जरिए हो रही थी खरीद। स्वरा भास्कर भी कोरोना पॉजिटिव, बोली सब कुछ हो जाएगा ठीक। भाजपा नेता जितेंद्र गजरिया को पुणे पुलिस करेगी गिरफ्तार, सीएम ठाकरे की पत्नी के बारे में किए थे आपत्तिजनक ट्वीट। कोरोना का कोहराम टूटा, पिछले 7 महीने का रिकॉर्ड, बीते 24 घंटे में 1 लाख से ज्यादा मामले आए सामने, ओमिक्रॉन मरीज भी 3000 के पार। महाराष्ट्र में भी कोरोना के बिगड़ते हालात, गृह मंत्री के घर पहुंचा कोरोना, 4 स्टाफ हुए कोरोना पॉजिटिव। कोरोना का बढ़ते मामलों से पर्यटन उद्योग को बड़ा झटका लगा, कारोबार में 70% तक गिरावट, अधिकतर पर्यटकों ने यात्राएं की स्थगित। आज गोरखपुर में 67.79 करोड़ का तोहफा देंगे सीएम योगी, छात्रों को मिलेगा टैबलेट स्मार्टफोन। नीट पीजी काउंसलिंग को सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी, इस साल जारी रहेगा ईडब्ल्यूएस कोटा। अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। कोरोना की दूसरी लहर जिस तरह से सामने आई थी, उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। ऐसा मंजर जो कभी इस देश ने क्या पूरी दुनिया ने नहीं देखा होगा। हर रोज अनगिनत मौतें, रोते बिलखते परिवार, अपनों के खोने का डर हर समय सताता रहता। वह ऐसा भयावह मंजर जिसे दोबारा कोई नहीं देखना चाहता। अस्पतालों की दुर्बल स्थिति, ऑक्सीजन की कमी से जान गंवाते लोग, आज भी उस दर्द को कोई नहीं भूल पाया है। लेकिन जिस तरीके से एक बार फिर से कोरोना और कोरोना के नए वेरिएंट ने जोर पकड़ ली है, उसे देख सबके मन में फिर से वही डर और कई सवाल आ चुके हैं। सवाल ऐसे कि क्या दोबारा वही मंजर आएगा? क्या दोबारा परिवारों में हंसी की बजाय रोते बिलखते लोग दिखाई देंगे? क्या दोबारा शमशानों में वही मंजर देखने को मिलेगा? सोचकर ही रूह कांप जाती है। जिस तरीके से मामले उछाल मार रहे हैं, लोगों में डर का माहौल है। इसी के साथ चुनाव का माहौल भी बना हुआ है। उत्तर प्रदेश को मिलाकर 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। कहीं ये चुनाव आने वाली तीसरी लहर की दस्तक तो नहीं? फिलहाल आज के आंकड़ों की अगर हम बात करें तो 7 महीनों के बाद कोरोना के मामले लाख के पार हो गए हैं। तो चलिए आज आपको बताते हैं हर जगह की अपडेट हमारी इस रिपोर्ट में। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,17,100 नए केस सामने आए हैं। वहीं गुरुवार की तुलना में 28.8% ज्यादा केस सामने आए। बुधवार को देश में कोरोना के 90,000 से ज्यादा नए केस मिले थे। इससे पहले 6 जून को 1 लाख के पार केस गए थे। देश में कोरोना के अब तक 3,52,26,386 केस सामने आ चुके हैं। वहीं देश में 5 सबसे संक्रमित राज्यों की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में 36,265 केस, पश्चिम बंगाल में 15,421 केस, दिल्ली में 15,097, तमिलनाडु में 6,983,
कर्नाटक में 5031 केस सामने आ चुके हैं। भारत में कुल केसों में 67.29% नए केस इन्हीं 5 राज्यों से निकलकर सामने आए हैं, जबकि कुल केसों के 30.97% केस सिर्फ महाराष्ट्र से मिले हैं। भारत में पिछले 24 घंटे में 302 लोगों की मौत हुई है। वहीं अब तक 4.83 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो सबसे ज्यादा मौत केरल में 221 लोगों की हो चुकी है। इसके अलावा बंगाल में 9 लोगों की जान चली गई। भारत में रिकवरी रेट भी 97.57% है। पिछले 24 घंटे में यहाँ 30,836 मरीज ठीक हो चुके हैं। बता दें कि देश में ओमिक्रॉन के अब तक 3007 केस सामने आ चुके हैं। हालांकि इनमें से 1199 लोग ठीक भी हो चुके हैं। सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र में 836, दिल्ली में 465, कर्नाटक में 333, राजस्थान में 291, केरल में 284, गुजरात में 204 केस सामने आए हैं। वहीं तमिलनाडु में 121, हरियाणा में 114, तेलंगाना में 107, उड़ीसा में 60, उत्तर प्रदेश में 31, आंध्र प्रदेश में 28, बंगाल में 27, गोवा में 19, असम में 9, मध्य प्रदेश में भी 9, उत्तराखंड में 8 केस सामने आ चुके हैं। कोरोना पर स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तो चलिए सुनते हैं कि क्या कुछ कहा गया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। चांसेस हैं कि जो कुछ देशों में डेटा थोड़ा लेट रिपोर्ट हुआ है न्यू ईयर और फेस्टिविटीज की वजह से, शायद उसकी वजह से यह ग्रोथ नोट की गई है। लेकिन अगर हम 30 दिसंबर का डेटा देखें तो लगता है कि पूरी दुनिया में ओवरऑल एक हाई सर्ज नोट किया जा रहा है। और 4 जनवरी के डेटा को फर्दर एनालाइज करें तो पाते हैं कि 65% के करीब केसेस 5 देशों में रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, इटली और स्पेन है। ना कि कुछ ही देशों में एक सर्ज नोट किया जा रहा है। हमने देखा है कि पूरी दुनिया में अक्रॉस ऑल कॉन्टिनेंट्स एक वाइड स्प्रेड सर्ज नोट किया जा रहा है। जैसे कि यूरोप के करीब 12 देश अगर आप देखें तो देखते हैं कि जहां 28 दिसंबर में जितने वीक में केसेस आए और 4 जनवरी में जितने केसेस आए उसमें दुगुना एक हफ्ते में वहां पर केसेस हुए हैं। इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया में केसेस की संख्या में वीक ऑन वीक बेसिस पर 3.57 टाइम्स वृद्धि हुई है। साउथ अमेरिका में 6 ऐसे देश हैं जहां पर कि दुगना से अधिक केसेस आए हैं। इसी तरह से एशिया में अगर देखें तो फिलीपींस में तो अगर जो 28 दिसंबर वाला सप्ताह था वहां पर करीब 1392 केसेस आए थे, से बढ़कर 8 टाइम्स। इसी तरह से देखें तो हम पाते हैं कि ओवरऑल दुगना से अधिक केसेस वीक ऑन वीक बेसिस पर वहां पर नोट किए गए हैं। अफ्रीका में भी केसेस में कुछ देशों में वृद्धि नोट की जा रही है। यह विषय हम आप सब लोगों के सामने इसलिए लाना चाहते हैं कि लगता है कि ओमिक्रॉन के जो एक्सपेंशन है वर्ल्ड वाइड उसकी वजह से केसेस में, बिकॉज ये हाईली ट्रांसमिसिबल है, एक केसेस में काफी अधिक संख्या में वृद्धि नोट की जा रही है। इसी के साथ ही अगर हम फर्दर एनालाइज करें कि देश में हमारी आज क्या परिस्थिति है, तो आज देश में 2,14,000 केसेस एक्टिव केसेस की दृष्टि में आते हैं और तो करीब 3.6 कुछ एरियाज ऑफ कंसर्न भी हम आपके सामने रखना चाहेंगे कि जहां एक स्थाई पर 2,14,000 एक्टिव केसेस देश में आज हैं, एक हफ्ते पहले यानी कि 29 दिसंबर के समय यह संख्या मात्र 77,000 थी। यानी कि हमने एक्टिव केसेस की संख्या में एक काफी वृद्धि नोट की है। इसी तरीके से जहां एवरेज डेली केसेस की बजाय अगर हम पिछले 24 घंटे का डेटा देखें तो देश में 58,097 केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। साथ ही ओवरऑल केस पॉजिटिविटी तो पाते हैं कि जहां हमारे देश में 29 दिसंबर के समय पर थी वह बढ़कर अब 5.03% हो गई है और केसेस में भी इसी तरीके से 9,195 केस थे, उसकी 58,097 यानी कि एक स्थाई पर केसेस में 6 गुना वृद्धि। उसी स्थाई से इन्फेक्शन के स्प्रेड में यानी कि इन्फेक्शन केस पॉजिटिविटी में भी करीब 6 गुना वृद्धि नोट की गई है। यह एक डेफिनेटली कॉज ऑफ कंसर्न है जो हम आपके सबके सामने रखना चाहेंगे। इसी के साथ ही अगर आप देखें कि
एक्टिव केसेस की क्या परिस्थिति कि जहां पिछले हफ्ते यहां पर के 10,000 से अधिक थे, अब वह संख्या बढ़कर 6 स्टेट्स हो गई है और 2 स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर कि 5,000 से 10 और अभी भी 28 कुछ एरियाज ऑफ कंसर्न हम आपके सामने सबमिट करना चाहेंगे। जैसे मुख्यतः अगर आप देखें तो महाराष्ट्र में वीक ऑन वीक बेसिस में जो केसेस एक्टिव केस इसी तरह वेस्ट नोट की गई है और वीक ऑन वीक बेसिस पर 3.4 टाइम हमने देखा है कि एक्टिव केसेस में वृद्धि आई है। इसी तरह से दिल्ली में अगर देखें तो इसी तरह से वहां पर 9 गुना के करीब केसेस में वृद्धि नोट की गई है एक्टिव केसेस में। और साथ ही महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, केरला, दिल्ली, कर्नाटक और तमिलनाडु ओवरऑल वहां पर एक्टिव केसेस संख्या में हम नोट कर रहे हैं। ना केवल है स्टेट्स, हमने देखा है कि एक अर्ली इंडिकेशन है देश में केसेस के सर्ज का, इन्फेक्शन के स्प्रेड का, जिसमें आपके सामने कुछ किया है। और तो महाराष्ट्र की पॉजिटिविटी जहां एक महीने पहले 0.78% थी, वह बढ़कर 11% हो गई है, यानी कि हाई स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन नोट किया जा रहा है। वह 1.62 वह बढ़कर 61% से बढ़कर 8% नोट किए। सर हम देख रहे हैं कि केस इन्फेक्शन स्प्रेड बढ़ रहा है, केस पॉजिटिविटी बढ़ रही है। दूसरे स्थाई पर एक शार्प जंप इन केसेस भी नोट किया जा रहा है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर महाराष्ट्र में 10,521 केसेस जो 29 दिसंबर वाले हफ्ते में आए थे, वह बढ़कर अब 69,008 केसेस पिछले हफ्ते में नोट किया गया है। इसी तरह वेस्ट बंगाल, दिल्ली, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक, झारखंड और गुजरात, इन स्टेट्स में एक शार्प सर्ज इन केसेस को नोट किया जा रहा है और यही ट्रेंड काफी हद तक कुछ और स्टेट्स में भी ऑब्जर्व किया जा रहा है। अगर हम देखें कि वह कितने जिले ऐसे हैं जहां पर कि 2.5% से अधिक केस पॉजिटिविटी थी, यह डेटा हम इसलिए आपको दिखा रहे हैं कि अगर देश में ओवरऑल पिछले हफ्ते में 2.67% ओवरऑल केस पॉजिटिविटी नोट की गई है, तो उसके अनुपात में देश के जिलों में इंफेक्शन का स्प्रेड कैसा दिखता है। तो जहां 22 दिसंबर वाले हफ्ते में केवल ऐसे 39 डिस्ट्रिक्ट थे जहां पर 2.5% से अधिक केस पॉजिटिविटी थी, उसमें केवल 5 जिलों में बढ़ोतरी 29 दिसंबर वाले हफ्ते में नोट की गई और अब पिछले एक हफ्ते में ऐसे 112 जिले बढ़कर अब वह 156 जिले हो गए हैं जहां पर कि केस पॉजिटिविटी 2.5% से अधिक है। इसी तरीके से अगर और फर्दर एनालाइज करें तो जहां एक हफ्ते पहले देश में 5 जिले ऐसे थे जहां पर कि केस पॉजिटिविटी 10% से अधिक थी, अब वह संख्या बढ़कर 28 जिले हो गई है। और ऐसे जिले जहां पर कि 5 to 10% केस पॉजिटिविटी थी, वह संख्या जो पिछले हफ्ते 14 जिले थे, अब वह बढ़कर 43 जिलों में कन्वर्ट हो गई है। और साथ ही अक्रॉस द कंट्री डिफरेंट स्टेट्स हम देख रहे हैं कि कुछ जिलों में यह ओवरऑल केस पॉजिटिविटी का इंक्रीज दिखाई देता है। इसी के अनुपात में अगर आप देखें तो महाराष्ट्र में मुंबई जैसे कुछ जिले हैं, जो हमने कुछ जिले आपके सामने एक सैंपल के रूप में दर्शाए हैं कि मुंबई में जहां पर केस पॉजिटिविटी 17.2% बढ़ी है, केसेस में एक अत्यधिक इंक्रीज नोट किया जा रहा है। कलकत्ता में जो भी पिछले हफ्ते में टेस्ट हुए हैं उसके हिसाब से ओवरऑल 44.5% वहां पर केस पॉजिटिविटी नोट की जा रही है, केसेस में इंक्रीज नोट किया जा रहा है। इसी तरह थाने हो, मुंबई सबअर्बन हो, कर्नाटक हो, पुणे हो, चेन्नई में और वेस्ट बंगाल में 24 परगना नॉर्थ, ऐसे कुछ जिले हमने सैंपल के रूप में आपके सामने प्रस्तुत किए हैं, जिससे लगता है कि एक इन्फेक्शन में अधिक स्प्रेड ओवरऑल हम नोट कर रहे हैं। इसलिए जरूरी है, यह डेटा इसलिए जरूरी है कि इसी डेटा को एनालाइज करते हुए हम स्टेट से संपर्क बनाए हुए हैं, उन सबको एडवाइस देते हैं, उन सबसे विस्तृत में विस्तृत चर्चा करते हैं कि कैसे हम इन्फेक्शन के स्प्रेड को रोक सकते हैं। एक स्थाई पर जहां इन्फेक्शन के स्प्रेड को कंट्रोल करने पर कार्य चल रहा है, दूसरा उसी स्थाई पर हमारा एफर्ट्स हैं कि हम अपने वैक्सीनेशन कवरेज को बढ़ाएं। अब तक देश में टोटल 148.18 करोड़ टोटल डोजेज एडमिनिस्टर हो चुकी हैं, जिसमें फर्स्ट डोज के द्वारा 90.8% हम लोग 18+ पॉपुलेशन को कवर कर चुके हैं और सेकेंड डोज के द्वारा 65.9% हम लोगों को कवर कर चुके हैं।
आप सबको अवगत है कि 3 जनवरी से ही हमने प्रिकॉशन डोज के रूप में जो चिल्ड्रन के रूप में चिल्ड्रन के लिए एडोलसेंट एज के लिए 15 से 18 के लिए जो वैक्सीनेशन शुरू की थी, उसमें वह संख्या 2 दिनों के अंदर ही बढ़कर अब 1.06 करोड़ हो चुकी है और जिसमें 14.3% लोगों को अब तक हम कवर कर चुके हैं। इसी के साथ ही अगर हम देखें कि करीब देश में 22 स्टेट ऐसी हैं जिन्होंने 90% से अधिक फर्स्ट डोज कवरेज कर ली है और इसी तरह से 19 स्टेट देश में ऐसी हैं जहां पर कि सेकेंड डोज कवरेज भी 70% से अधिक हो चुका है। साथ ही वैक्सीनेशन फॉर चिल्ड्रन जो कि 15 से 18 साल का है, जिसको 3 जनवरी से शुरू किया गया है, उसमें आप सबको अवगत है कि हम लोगों ने अब तक 1 करोड़ को क्रॉस किया है। हमारी जो एलिजिबल पॉपुलेशन है, जो कि रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के एस्टिमेट से है, करीब 7.4 करोड़ ऐसे बच्चे हैं जो कि 15 से 18 की एज ग्रुप में हैं, उनको कवर किए जाने का कार्य विस्तृत रूप से चल रहा है। इसमें एक मुख्य विषय हम आपके द्वारा सबकी दृष्टि में लाना चाहेंगे कि चिल्ड्रन के लिए वैक्सीनेशन जो अप्रूव्ड हुई है वह कोवैक्सीन ही है और उसी को लगाया जाए, उस पर कोई डाउट ना रहे। साथ ही हमने इसको प्रोसेस को स्मूदन करने के लिए चाहे सेल्फ रजिस्ट्रेशन हो, वॉक इन रजिस्ट्रेशन हो या स्टूडेंट फोटो आईडी कार्ड है, उसको अलाउ किया है। इसी के साथ ही प्रिकॉशन डोज के रूप में हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 प्लस जो पॉपुलेशन है विद कोमॉर्बिडिटी, उसको 10 जनवरी से शुरू किया जाएगा और इसके द्वारा इसको रजिस्टर करने के लिए भी ऑनलाइन एंड ऑन साइट मोड में हम कोविन अकाउंट बनाकर उसको रजिस्टर कर सकते हैं। इन लोगों को गाइडेंस के रूप में जो लोग हैं जिनको की प्रिकॉशन डोज दी है उनको कोविन। पंजाब में पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई चूक मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र ने राज्य सरकार पर कई आरोप लगाए। केंद्र सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा का मामला दुर्लभ से भी दुर्लभ है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए ये गंभीर खतरे के रूप में सामने आया है। पंजाब सरकार की ओर से गठित जांच कमेटी पर केंद्र ने कहा कि राज्य के गृह मंत्री भी इस मामले में जांच के दायरे में हैं, इसलिए वे जांच पैनल का हिस्सा नहीं हो सकते। बता दें कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि यह मामला सीमा पार आतंकवाद का मामला है, इसलिए एनआईए अधिकारी जांच में मदद कर सकते हैं। वहीं मामले में पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि हम इस मामले को गंभीरता से ले रहे हैं। केंद्र द्वारा राज्य की समिति पर उठाए गए सवाल पर पंजाब सरकार ने कहा है कि हमें भी केंद्र द्वारा गठित समिति पर भरोसा नहीं है। अगर पंजाब का पैनल जांच नहीं कर सकता तो केंद्र का पैनल भी नहीं कर सकता। बेहतर होगा कि अदालत समिति का गठन करे। पंजाब सरकार की ओर से एडवोकेट जनरल डीएस पटवालिया ने कहा है कि अदालत जांच के लिए किसी अन्य सेवानिवृत्त न्यायाधीश का या अन्य अधिकारियों को नियुक्त कर सकती है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि स्थानीय पुलिस वहां थी और स्थानीय लोगों के साथ चाय का आनंद ले रही थी, लेकिन उन्होंने आगे प्रदर्शनकारियों के बारे में एसपीजी को सूचित करने की जहमत नहीं उठाई। एक गंभीर दुर्घटना हो सकती थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर में हैं। इस दौरान उन्होंने कहा है कि प्रदेश में 1 करोड़ विद्यार्थियों को मुफ्त दिए जा रहे टैबलेट व स्मार्टफोन में डिजिटल एक्सेस और विश्व स्तरीय शानदार कंटेंट की सुविधा भी दी जा रही है। इसके साथ ही इन टैबलेट व स्मार्टफोन में केंद्र व प्रदेश सरकार की रोजगार परक योजनाओं की संपूर्ण जानकारी एक क्लिक पर मिल जाएगी। सीएम योगी ने कहा कि टैबलेट व स्मार्टफोन के जरिए युवा पढ़ाई के दौरान ही अपने करियर का रास्ता चुन सकेंगे। इसके लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टार्टअप योजना, स्टैंड अप योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, ओडीओपी, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना को भी टैबलेट व स्मार्टफोन से जोड़ा जा रहा है। इसी के साथ सीएम योगी ने जिला सूचना कार्यालय व सूचना संकुल भवन का लोकार्पण करते हुए सूचना विभाग व मीडिया कर्मियों को बधाई देते हुए कहा कि गोरखपुर की मीडिया का एक बड़ा सपना साकार हुआ है। सूचना संकुल मीडिया प्रतिनिधियों के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त है। उन योजनाओं के लिए भी मैं गोरखपुर वासियों को और गोरखपुर के जनप्रतिनिधियों को हृदय से बधाई देता हूं। सबसे बड़ी बात है कि आज यहां पर हमारे युवाओं को एक बार फिर से टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण की कार्रवाई हो रही है। हम लोगों ने तय किया है कि प्रदेश के हर स्नातक, प्रस्नातक युवा को या फिर इंटरमीडिएट पास करने के बाद जो युवा पॉलिटेक्निक, आईटीआई या स्किल डेवलपमेंट का कोर्स कर रहा है या किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है, उस प्रत्येक युवा को भी हम लोग टैबलेट अथवा स्मार्टफोन उपलब्ध करवाएंगे।
1 करोड़ युवाओं को वर्तमान में हम लोग टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण करने की कार्रवाई प्रारंभ कर चुके हैं। बहुत सारे युवा लखनऊ आए होंगे 25 दिसंबर को। 25 दिसंबर को सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी की पावन जयंती थी और इस अवसर पर लखनऊ में हम लोगों ने 60,000 युवाओं को एक साथ एक ही जगह पर हम लोगों ने टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित किए थे। कल मैं वाराणसी में था। वाराणसी में मैंने 2000 युवाओं को एक साथ वहां पर टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित किए। इससे पहले 30 दिसंबर को मैं गोरखपुर में था। गोरखपुर में मैंने गोरखपुर के 2000 युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित किए। 28 को मैं स्वयं ही अभी मैं 3 दिन पहले अलीगढ़ और सहारनपुर में था। वहां के युवाओं को 2-2 हजार युवाओं को हमने टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित किए। प्रदेश के अंदर हर एक जनपद में हम लोग टैबलेट और स्मार्टफोन पहुंचा रहे हैं और फिर हमारा प्रयास होगा कि इस कॉलेज वाइज विश्वविद्यालय है, मेडिकल कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, पॉलिटेक्निक हो, ITI हो, डिग्री कॉलेज हो, विश्वविद्यालय हो, यहां पर उन सभी छात्र छात्राओं के लिए ये टैबलेट और स्मार्टफोन उन्हें उपलब्ध करवाएंगे। इसमें 2 प्रकार की सुविधाएं हम अतिरिक्त देने जा रहे हैं। एक, ये टैबलेट और स्मार्टफोन जो हम लोग देंगे, ये टैबलेट और स्मार्टफोन में केवल टैबलेट और स्मार्टफोन उपलब्ध नहीं होगा। बहुत सारे गरीब बच्चे ऐसे होंगे जिनके मां बाप इसका खर्चा उठाने में हो सकता है उनके सामने संकट हो, और इसलिए सरकार ने तय किया है कि टैबलेट के साथ साथ डिजिटल एक्सेस, यानी जितना उसका खर्चा आता है उस खर्चे को भी सरकार उन बच्चों को उपलब्ध करवाने का कार्य करेगी। दूसरा, सरकार ने यह भी तय किया है अच्छा कंटेंट हम इसके साथ जोड़ करके इन बच्चों को उपलब्ध करवाएंगे, और दुनिया की जो सबसे अच्छी कंपनियां हैं उनको हम जोड़ रहे हैं, जो संबंधित छात्रों को, जो डिग्री कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र होंगे उनको डिग्री कॉलेज के पाठ्यक्रम, इस उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय से जुड़े हुए जो पाठ्यक्रम होंगे, वह जो तकनीकी संस्थाओं से जुड़े होंगे उनको टेक्निकल एजुकेशन जो जुड़े हुए मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ रहे होंगे उनको मेडिकल कॉलेज का पाठ्यक्रम, जो नर्सिंग में पढ़ रहे होंगे उनको नर्सिंग का, जो फार्मेसी में पढ़ रहे होंगे फार्मेसी का, पैरामेडिकल का है पैरामेडिकल का, पॉलिटेक्निक वालों को पॉलिटेक्निक का, ITI वालों को ITI का पाठ्यक्रम हम उन बच्चों को उपलब्ध करवाएंगे। अच्छा कंटेंट उनको उपलब्ध करवाएंगे। लेकिन साथ साथ नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत एक युवा जब अपना पढ़ाई का कार्यक्रम, अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा हो, अपनी डिग्री के पाठ्यक्रम या डिप्लोमा के कार्यक्रम को ले रहा हो, उस दौरान ही वह अपना रास्ता तय कर सके। केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं को उसके साथ जोड़ने का कार्यक्रम, खासतौर पर कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना क्या है, प्रधानमंत्री स्टार्टअप की योजना क्या है, प्रधानमंत्री स्टैंड अप की योजना क्या है, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार की योजना क्या है, उत्तर प्रदेश की एक जनपद एक उत्पाद की योजना, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की योजना क्या है, विश्वकर्मा श्रम सम्मान की योजना क्या है, इन सभी योजनाओं को भी इसके साथ जोड़ने का कार्यक्रम होगा। आप अपने टैबलेट और स्मार्टफोन में देखेंगे कि वो सारे के सारे फंक्शन आपके पास वहां मौजूद होंगे। उनमें से किसी को भी आप क्लिक करेंगे, उससे संबंधित पूरी जानकारी आपको अपनी टैबलेट या स्मार्टफोन पर उपलब्ध होगी। कोरोना का प्रकोप बढ़ता जा रहा है और कोरोना की इस महामारी में न केवल ऑनलाइन एजुकेशन बल्कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए भी हम तैयारी के लिए इस स्मार्टफोन और टैबलेट को उपलब्ध करवा रहे हैं। इसके अलावा किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करनी हो, हम लोगों ने 10,000 ऐसे छात्र छात्राओं को जो किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, मेडिकल में नीट की तैयारी कर रहे हो, तकनीकी अच्छे संस्थान में जाने के लिए जेई की तैयारी कर रहे हो, या फिर वह एनडीए की, सीडीएस की, या फिर वे बच्चे किसी अन्य संस्थान में जाने की तैयारी कर रहे हो, चाहे वह
यूपीएससी का हो या फिर उत्तर प्रदेश शासन से जुड़ी हुई किसी भी प्रादेशिक सेवा से जुड़ी हुई किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी, प्रदेश के अंदर हम निःशुल्क कोचिंग की सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं। और कोचिंग फ्री में कोचिंग है, क्योंकि मेरे सामने वो चैलेंज था जब कोरोना प्रारंभ हुआ था और लॉकडाउन लगा था। 15,000 बच्चे उत्तर प्रदेश के कोटा में फंस गए थे। अभिभावक सब परेशान। राजस्थान की सरकार, कांग्रेस नेतृत्व की सरकार थी, उसने सहयोग करने से इनकार कर दिया। तब मैंने 500 बसेज उत्तर प्रदेश से भेजी, उनके साथ फोर्स भी भेजी और सभी बच्चों को सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाने की कार्रवाई हम लोगों ने उस समय संपन्न किया था। और आज इसीलिए सरकार ने तय किया है उत्तर प्रदेश के युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए उत्तर प्रदेश के बाहर जाने की नौबत ना आने पाए, इसके लिए अभ्युदय कोचिंग की क्लासेस हम उत्तर प्रदेश के अंदर प्रारंभ कर चुके हैं। ऑफलाइन भी है, ऑनलाइन भी है। और ऑफलाइन में या ऑनलाइन में जो इसमें हम पाठ्यक्रम दे रहे हैं बहुत अच्छा दे रहे हैं। जो लोग इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने के बाद इसमें सफलता प्राप्त कर रहे हैं, उन लोगों को हमने इसके साथ जोड़ा है। अधिकारी हैं, हमारे जो जिलाधिकारी हैं, सीडीओ हैं, या फिर एसपी हैं, या आईपीएस हैं, पीपीएस हैं, पीसीएस हैं, या अच्छे चिकित्सक हैं, या किसी भी फील्ड के उन लोगों को जिनके पास एक अनुभव है, उन लोगों को हमने इसके साथ जोड़ा है और वे अच्छा कोचिंग प्रदेश के अंदर दे रहे हैं। और ऐसे ही 10,000। इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे की तमाम खबरों को देखने के लिए आप बने रहें केकेडी न्यूज के साथ।